रात का समय था। दिल्ली के कैफे में हल्का अंधेरा था। सायरा ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और कैफ की आंखों में झांका। तुमने कहा कि अरमान जेल में है, मगर क्यों? कैफ ने गहरी सांस ली। उसने जब से अपना फोन निकाला और कुछ सर्च करके उसने फोन सायरा की ओर बढ़ा दिया। सायरा ने स्क्रीन पर नजर डाली। दिल्ली पुलिस ने अरमान खान को पत्नी और बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। सायरा के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। लेकिन तुम क्यों कह रहे थे कि ये सच नहीं है? कैफ ने अपनी उंगलियां मेज पर ठोकी और धीरे धीरे बोला, क्योंकि मैं अरमान को जानता हूँ, उसने ये सब नहीं किया। सायरा ने संदेह से उसकी तरफ देखा। कैसे कह सकते हो कि उसने ऐसा नहीं किया? पुलिस के पास सबूत होंगे। कैफ ने कड़वी हंसी हंसी। सबूत? जनजाति कोई सबूत नहीं छोड़ती सायरा। तुम खुद ही कहती हो कि रहस्य और इतिहास तुम्हारी दुनिया है, लेकिन जब सच तुम्हारे सामने है तो तुम उससे मान नहीं रहे। सायरा ने फोन की स्क्रीन पर अरमान की तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। तो तुम्हें लगता है कि वो फिर से वापस आ गई है? हाँ, और यही वजह है कि अरमान जेल में है। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि उसकी पहली बीवी इंसान नहीं थी। सायरा ने हल्की मुस्कान दी। अगर कभी अरमान से मिलने का मौका मिला तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगी। कैफ ने उसकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें तैयार रहना होगा। जैद अपनी सोच से बाहर आ गया और मोबाइल की स्क्रीन को देखकर पढ़ने लगा। अरमान खान को मानसिक अस्थिरता के आधार पर जेल से रिहा किया गया। इस अंधेरे को चीरती जेल की मोटी सलाखें धीरे धीरे खुल गई। अरमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 6 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद भी उसकी आंखों में डर की वही चमक थी। जेलर ने उसके सामने कुछ कागज रख दिए। अरमान, तुम्हारी मानसिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने तुम्हें रिहा करने का आदेश दिया है। अरमान ने कड़वा ठहाका लगाया। सरकार ने नहीं, शायद किसी और ने किया है। जेलर ने घूरकर उसकी ओर देखा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। उसने अपने पुराने कपड़े पहने और धीरे धीरे जेल के बाहर निकल आया। बाहर घना कोहरा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। जेल के बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो कहीं आसपास थी। अरमान धीरे धीरे अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। घर का दरवाजा जंग से सना हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। घर सूना पड़ा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस चारों तरफ सन्नाटा। अरमान ने कदम अंदर रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर हल्की दरारें पड़ चुकी थी। फर्श धूल से भरा था। तभी एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैर गई। तुम्हें सरकार ने रिहा नहीं किया अरमान? अरमान का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो तुरंत पलटा। सामने वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और उसके चारों ओर नीली रोशनी की लहरें उठ रही थी। तुम्हें मैंने रिहा किया है। अरमान की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने? बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कान दी। हाँ अरमान, मेरी शक्ति के बिना तुम कभी बाहर नहीं आ सकते थे। अरमान का सिर चकरा गया। उसने अपनी कनपट्टी पर हाथ रख लिया। लेकिन क्यों? बूढ़ी औरत एक कदम आगे बढ़ गई। क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांका। महक लौट आई है और इस बार वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आई है। अरमान के चेहरे पर हल्की घबराहट उभर आई। तो अब क्या? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली। अब तुम्हें उसके खिलाफ तैयार होना होगा, क्योंकि ये आखिरी जंग होगी। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अरमान अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे का माहौल घना, अंधेरा और भयानक था। वो बहुत बुरी तरह थका हुआ था। फिर भी उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसे लगता था जैसे वो साया हर पल उसे घेर रहा हो। वो महसूस कर रहा था कि कुछ गलत हो रहा है,
लेकिन फिर भी वो खुद को समझा नहीं पा रहा था। एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रहा था। फिर अचानक एक धमाका हुआ। अरमान चौंक कर बिस्तर से उठा। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। कमरे का माहौल अब और भी घना हो गया था। उसने दहशत से चारों ओर देखा और तभी उसे बाहर की आवाजें सुनाई दी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। किचन की लाइट जल रही थी और वहां से चाय बनाने की आवाज आ रही थी। अरमान को विश्वास नहीं हुआ। वो चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला, वो बुरी तरह चौंक गया। सामने उसकी पत्नी खड़ी चाय बना रही थी। अरमान की आंखें फैल गई। वो कांपते हुए कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। तुम तो मर चुकी हो। अरमान की पत्नी ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और फिर अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाते हुए उसकी तरफ देखा। उठ गए आप? अरमान को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। अरमान और उसकी पत्नी का चेहरा अचानक बदलने लगा। किचन की रोशनी अब नीली और कटीली हो गई थी। अरमान की नसें तड़प उठी। उसकी पत्नी का रूप बदलने लगा। चेहरे की रेखाएं घुमावदार और भयावह हो गई। उसकी आंखों के अंदर सुनहरी लपटें उठने लगी और वो अब महक का रूप धारण कर चुकी थी। अरमान ने पैर पीछे खींचे। उसकी धड़कन अब असामान्य तरीके से तेज हो रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसके सामने मरी हुई पत्नी खड़ी हुई थी, मगर अब ठीक उसके सामने उसकी पहली बीवी महक खड़ी हुई। उसे बड़ी वहशतनाक अंदाज में देखकर मुस्कुरा रही थी। अब समय आ गया है अरमान, मेरी दुनिया में वापस चलो। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आत्मा भीतर से कांप रही थी। वो डर के साए में था। तुमसे प्यार करने की सबसे बड़ी भूल की थी महक। तुमसे प्यार करने की वजह से मेरे माँ बाप मारे गए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। महक की आंखों में नफरत की लहर उठने लगी। उसका चेहरा अब और भयानक हो चुका था, जैसे उसकी त्वचा खुद को फाड़ने को तैयार हो। उसकी आंखों में आग और क्रोध था। तुमने मुझे छोड़ दिया था ना अरमान, तुमने मेरी दुनिया ही छोड़ दी थी। महक ने अपना हाथ अरमान की ओर बढ़ाया। उसका साया अब उसके चारों ओर लहराने लगा और चारों ओर ठंडी हवा का झोंका चलने लगा। अरमान ने पीछे हटते हुए गहरी सांस ली। फिर वो अचानक से जोर से बोला, तुमने मेरे साथ जो किया वो मुझसे कभी माफ नहीं होगा। तुमसे प्यार करने की वजह से मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। महक का रूप अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। वो अंधेरे में ढलने लगी और उसकी आवाज अब घंटों की गूंज में बदलने लगी। लेकिन ठीक उसी समय वही बूढ़ी औरत की हल्की सी रोशनी कमरे में छा गई। उसकी आंखों में गहरी क्रोध की जलन थी। तुम यहाँ से चली जाओ महक, अब अरमान मेरी सुरक्षा में है। महक नफरत से मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत को घूरते हुए बोली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मुझसे टक्कर नहीं ले सकती हो। अगली बार जब मैं आऊं तो मैं सिर्फ अरमान को नहीं, तुम्हें भी देख लूंगी। महक का रूप अब पूरी तरह से काले धुएं में धुल गया और हंसी की गूंज हवा में घुल गई। अरमान की हालत बेहद खराब हो गई। उसकी आंखों में डर की गहरी लहरें थी। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। सायरा और कैफ जो काफी देर से दरवाजे के पास खड़े थे, जो अरमान से मिलने उसके घर तक आ पहुंचे थे, उनके चेहरे पर दहशत और शंका थी। ये सब क्या हो रहा था? हमने जो देखा वो बहुत कुछ बताता है, लेकिन अब हमें अरमान को समझाना होगा। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में विचित्र अंदाज में चमकने लगी। अरमान कांपते हुए उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, आखिर कौन हो तुम? मैं भी एक जिन हूँ अरमान, एक नूरानी जिन, जो तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को उस जिन्नादी से बचाने आई हूँ। ये मेरा असली रूप नहीं है अरमान। महक को रोकना होगा, नहीं तो उसकी शक्ति पूरी दुनिया को निगल सकती है। वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। बूढ़ी औरत ने अपनी सूखी उंगलियां ऊपर उठा ली और उसके हाथों के बीच एक चमकती हुई छवि प्रकट हो गई। एक पुरानी धूल भरी किताब जिसकी जिल्द पर अजीब से निशान थे। 7 जिन्नों की किताब, इसमें वो मंत्र है जो महक की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।
सायरा ने घबरा कर किताब की ओर देखा। ये किताब कहाँ है? ये इस दुनिया में नहीं, एक ऐसी जगह छुपी है जहाँ इंसान का पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर पहुँचने के लिए मदद करूँगी। अरमान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? ये किताब जिन्नों की पुरानी बस्तियों में से एक में छिपी है, जहाँ काले जिन्नों का बसेरा है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं जाऊंगा। सायरा और कैफ चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। अरमान, ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक है, लेकिन ये सफर सिर्फ अरमान का नहीं होगा, तुम दोनों को भी जाना होगा। और ये सफर आसान नहीं होगा। रास्तों में छायादार जिन, मृत आत्माएं और उन अंधेरी ताकतों से सामना होगा जिनका अस्तित्व इंसानों की कल्पना से भी परे है। कमरे में अचानक फिर से अंधेरा छा गया। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। अरमान, सायरा और कैफ अब अकेले थे। हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। अरमान गहरी सोच में गुम हो गया। क्या अरमान, सायरा और कैफ 7 जिन्नों की किताबों को ढूंढने में सफल होंगे? क्या बूढ़ी औरत उन्हें इस किताब तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी, जो कि एक जिन्न थी? इन सभी रहस्यमयी सवालों को जानने के लिए बने रहिए इसके अगले सीजन 4 तक। कमरे में लड़की रो रही थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तभी लंबा घूंघट डाले औरत उस लड़की के करीब आ गई और उसे अजीब तरीके से छूने लगी। ये देख लड़की घबरा गई। उसने कहा, एक औरत होकर एक लड़की के साथ ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी लड़की जोर जोर से चीखने लगी। मेले में स्टेज के सामने लोगों की भारी भीड़ थी। सभी परेशान हो रहे थे कि मनचली अब तक क्यों नहीं आई। मनचली का डांस देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। इधर मनचली अपने सिर में लंबा घूंघट डाले खून से सने हाथों को स्टेज के पीछे धो रही थी। और फिर कुछ देर के बाद वह स्टेज पर आई और झूम कर नाची। इंस्पेक्टर गुंजन शर्मा लड़कियों की हो रही मौत की घटना से काफी परेशान थी। पिछले कुछ दिनों में 7 लड़कियों की मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। लड़की के गायब होने की शिकायत पर गुंजन शहर से दूर बसे एक कस्बे में आई हुई थी। गुंजन ने वहां मौजूद लोगों से कहा, आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सुधा, रघुनाथ जी की पोती के बारे में हमें कुछ इम्पोर्टेंट सुराग हाथ लगे हैं। हम बहुत जल्द ही सुधा को खोज लेंगे। यह कहते हुए गुंजन वहां मौजूद कुछ लड़कों के पास गई जो शायद अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। गुंजन ने उनके पास जाते हुए कहा, अरे तुम सभी ने बजाना क्यों बंद कर दिया? चलो मुझे भी कुछ सुनाओ। वे सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे। कुछ देर के बाद अचानक गुंजन उठी और बांसुरी बजा रहे एक लड़के को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तेरा क्या नाम है बे? सूरज। गुंजन ने सूरज से पूछा। चल बता, सुधा कहाँ है? मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। गुंजन ने पास ही चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। काफी पिटाई करने के बाद सूरज गिड़गिड़ाता हुआ गुंजन के पैरों पर गिर गया। सूरज ने कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। चल बता, रघुनाथ की पोती कहाँ है? मैडम, वो जोरावर के साथ आज रात शहर जाने वाली है। गुंजन ने उससे सारी डिटेल ले ली और कहा, बाबा अभी आपकी पोती शहर के अंदर ही है। उम्मीद है कि हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। रास्ते में कांस्टेबल वर्षा ने गुंजन से पूछा, मैडम आपको कैसे पता चला कि बांसुरी वाला लड़का बाबा की पोती के बारे में जानता है? मुझे पहले से ही शक था कि जरूर इन्हीं लोगों के बीच का ही कोई है। इसीलिए जब मैंने कहा कि उनकी पोती का सुराग मिल गया है तो मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगा। जब दोबारा सभी अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे तब बाकियों की धुन तो सही थी, लेकिन सूरज ही ऐसा था जो बिल्कुल बेसुरा बजा रहा था। तभी मुझे यकीन हो गया कि वो कुछ न कुछ जानता जरूर है। मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो चुटकी में पूरा केस ही सॉल्व कर दिया। यही गैंग है जो लड़कियों को मार रहा था। कुछ सोचते हुए गुंजन ने कहा, नहीं वर्षा, ये कातिल नहीं है।
असली कातिल अभी भी हमारी पकड़ से बहुत दूर है। रात का समय था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। रिमझिम बारिश हो रही थी। मेले में डांस परफॉर्मेंस देने के बाद राजा अपने दोस्त मनोज के साथ लौट रहा था। मनोज ने कहा, आज तो मजा ही आ गया मेरी मंचली। तूने तो आज ऐसी धूम मचाई कि सब वाह वाह करने लगे। बेटा अब तो तेरा शो हिट हो गया। मनोज ने हंसते हुए कहा। एक मोड़ पर मनोज राजा से बोला, ठीक है राजा, कल मिलते हैं। ध्यान से जाना, कहीं इस लिबास में तुझे देखकर गुंडे तेरे पीछे ना लग जाएं। और फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। राजा आगे बढ़ा ही था कि तभी राजा को उसके साथ साथ किसी औरत के चलने का एहसास होता है। राजा पीछे मुड़ा। उसने देखा कि उसके पीछे लंबा घूंघट डाले हुए एक औरत मौजूद है। राजा ने चौंकते हुए कहा, आप कौन है बहन जी? आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? उस औरत ने राजा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगी। राजा के करीब पहुंचते ही वो औरत राजा के शरीर में समा गई। अगले ही पल राजा पूरी तरह बदल गया। उसने अपने सिर पर लंबा घूंघट डाला और मुस्कुराने लगा। अगले दिन पुलिस को एक और लाश मिली। गुंजन कातिल को पकड़ने के लिए बेताब हो रही थी। रात के समय गुंजन जीप ड्राइव करती हुई जा रही थी। उसकी जीप एक सुनसान जगह पर पहुंची। पता नहीं क्यों गुंजन को इस जगह कुछ अजीब सा लग रहा था। गुंजन ने जीप बंद की और आसपास घूरने लगी। गुंजन वहां वॉक कर रही थी। तभी अचानक उसने चूड़ियों की हल्की खनक सुनी। वहां कोई तो जरूर था। गुंजन अलर्ट हुई और आ रही आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। वो आवाज स्कूल की खंडहर हो चुकी पुरानी बिल्डिंग से आ रही थी। उस खंडहर में संभले कदमों से वो बढ़ रही थी। गुंजन ने कमरे का दरवाजा खोला। वो अंधेरे कमरे में बढ़ी ही थी कि तभी एक औरत उस पर टूट पड़ी। उस औरत ने गुंजन पर ताबड़तोड़ वार किया और उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। जोरदार किक गुंजन को लगी और गुंजन सीधे दीवार से जाकर टकरा गई। गुंजन जमीन पर ही बैठी हुई थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वो औरत वहां मौजूद एक लड़की की ओर तेजी से लपकी और उसके शरीर को अजीब ढंग से नोचने लगी। लड़की चीख रही थी। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर गुंजन को होश आ गया। गुंजन ने अपनी सर्विस गन उस औरत पर फायर कर दिया। गोली लगते ही औरत तेजी से भागी और खिड़की का कांच तोड़कर वहां से निकल गई। गुंजन ने उसका पीछा किया। वो उसे पकड़ ना सकी। गुंजन ने देखा कि खिड़की के टूटे कांच में उस औरत के कपड़े लिपटे हुए थे। गुंजन ने उन कपड़ों को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद कपड़ों की जांच रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में पता चला कि ऐसे कपड़े गरबा डांसर पहनती है। यहाँ के लोकल लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। गुंजन ने वर्षा और पूरी पुलिस टीम को यह बात पता लगाने का ऑर्डर दिया कि यहाँ कौन सी औरत इस तरह के कपड़े पहनती है। कई दिनों तक वर्षा और पुलिस की टीम भटकती रही। फिर एक दिन वो सभी मेले में पहुंचे। मंजली डांस कर रही थी। वर्षा ने देखा कि उसने सेम वैसा ही कपड़ा पहना हुआ था जैसे कि उन्हें तलाश थी। वर्षा ने यह भी देखा कि मंचली की कमर पर पट्टी लगी हुई थी। यह घाव ताजा था। वर्षा मंचली तक पहुंच पाती उससे पहले ही भीड़ मंच की ओर बढ़ गई और इस अफरा तफरी के माहौल में मंचली कहीं गायब हो गई। वर्षा ने सारी डिटेल्स गुंजा को भेजी। पूरी टीम मंचली को खोज रही थी। गुंजन टीम से अलग मंचली की खोज करती हुई एक सुनसान जगह पर बने मकान में पहुंची। यहाँ काफी अंधेरा था और कमरे काफी तंग थे। कमरों को पार करती हुई गुंजन बढ़ी रही थी कि तभी उसने किसी लड़की की आवाज सुनी। गुंजन ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर गई। गुंजन ने देखा यहाँ वर्षा बंधी हुई मिली। उसकी हालत काफी खराब थी। गुंजन उसकी ओर बढ़ने ही वाली थी कि तभी घर के कोने से आवाज आई, आ गई तू? मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। गुंजन ने देखा कि चारपाई पर एक औरत बैठी थी। गुंजन ने कहा, कौन हो तुम और तुम मासूम लड़कियों को क्यों मार रही हो? वो सब तो मेरी सहेलियां थी। मैं तो उनके साथ घर घर खेल रही थी। इस खेल में मुझे बड़ा मजा आता है। ये कैसा खेल है जिसमें तुम मासूम लड़कियों को मार रही हो? घूंघट वाली औरत गुंजन के पास पहुंची
वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटकी हुई थी। उसने कहा, अरे देखो, आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज तो मेरे पास 2 सहेलियां हैं। आज मैं तुम दोनों की पति बनूंगी और अब मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। उसकी बातें और उसके लहजे को देखकर वो गुंजन को कोई पागल लग रही थी। गुंजन ने उससे कहा, लेकिन मैंने तो तुझे गोली मारी थी, तू बच कैसे गई? कौन ये? मरियल राजा? जब तक मैं इसके अंदर हूँ ये नहीं मरने वाला। मैं तेरे साथ खेलूंगी, लेकिन पहले अपने बारे में तो कुछ बता। मौत से पहले मेरा नाम रोहन था। मुझे यह नाम कभी पसंद नहीं आया। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने अपना नाम रोहिणी कर लिया। मुझे बचपन से ही लड़कियों की तरह सजने संवरने का शौक था। इस तरह बर्ताव करने की वजह से लड़कियां मुझसे दूर भागने लगी। मैं जिन लड़कियों को अपना दोस्त मानती थी वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगी। एक दिन मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आ बसी और लड़कियों को अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ लाती और उनके साथ खूब खेलती। एक दिन मैं एक लड़की के साथ खेल रही थी। उस दिन भी मैं उसका पति बनी हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों उसने सुहागरात के समय मेरे सीने में खंजर घोंप दिया और मैं मर गई। चल, अब बातें बहुत हो चुकी। अब मैं इस सोई हुई लड़की का पति बनती हूँ, उसके बाद तेरा पति बनूंगी। तब तक तू आराम से बैठ। गुंजन को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। रोहिणी वर्षा की ओर बढ़ने लगी। तभी गुंजन ने उसकी पीठ पर एक लात मारी। वह काफी गुस्से से गुंजन की ओर पलटी और उसे बुरी तरह मारने लगी। रोहिणी उसे जमीन पर धोबी के कपड़ों की तरह पटक रही थी। रोहिणी ने गुंजन के सीने में एक लात मारी। गुंजन सीधे दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में जा गिरी। जमीन पर गिरी और दर्द से कराह रही गुंजन ने देखा फर्श पर अजीब पैटर्न्स के बीच तंत्र मंत्र का सामान रखा था और उनके बीच कलश के ऊपर एक नींबू रखा हुआ था। गुंजन भागने की कोशिश के दौरान तंत्र मंत्र के सामान पर गिर गई। गुंजन के गिरते ही रोहिणी भड़क उठी। उसने गुंजन को बालों से पकड़ा और उसे हवा में लटका दिया। गुंजन ने भी मौका पाकर उसके सिर से घूंघट हटा दिया और देखा कि ये एक आदमी है। ये राजा था जिसके अंदर उस शैतान रोहन की आत्मा समा चुकी थी। गुंजन ने रोहिणी के सीने में लात मारी और खुद को उससे दूर किया। गुस्से में आकर रोहिणी ने गुंजन को जान से खत्म करने के लिए चाकू उठाया और उसकी ओर बढ़ने लगी। गुंजन उससे बचने की कोशिश में एक बार फिर तंत्र मंत्र के बने पैटर्न्स पर कूद गई। गुंजन ने नोटिस किया कि वह जब भी पैटर्न्स पर जंप करती है ठीक उसी वक्त शैतान की दर्द से चीख निकल रही थी। रोहिणी ने गुंजन को बहुत मारा और उसका पैर तोड़ दिया। रोहिणी गुंजन को खंजर से मारने ही वाली थी कि तभी गुंजन ने कलश के ऊपर रखे नींबू पर निशाना लगाया और फायर किया। नींबू में गोली लगते ही राजा एक और गिर गया और उसके शरीर से रोहिणी की आत्मा बाहर आ गई। तेज धमाके के साथ रोहिणी की आत्मा राख में बदल गई। कुछ देर बाद वर्षा का सहारा लेकर गुंजन उस घर से बाहर निकली। वहां अब तक पुलिस भी आ चुकी थी। मौतों का सिलसिला खत्म हो चुका था। राजा बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार था। गुंजन को राजा की हकीकत पता थी, लेकिन वो कानून के सामने राजा की बेगुनाही को साबित ना कर सकी। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।